हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 5 फरवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 8 फरवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है। इनमें होने वाले प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल में क्रय मूल्य के साथ जो क्वांटिटी है वो हो जाता है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के साथ जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाता है, क्रय मूल्य। यानी कहने का मतलब है क्रय मूल्य 150 है और विक्रय मूल्य 120 है, यानी 150 का सामान 120 में बिक रहा है। 30 से कटा दीजिए 5 बार में, 30 से 4 बार में। 5 का सामान 4 में बिक रहा है, 1 का नुकसान है 5 के ऊपर, तो 1/5 यानी कि ये 20%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों के बिलों पर 12% की छूट प्रदान करता है। उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि सामान का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, वो कितना है, 100 रुपया है। अब ये दुकानदार 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो इसका जो मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा, 100 प्लस का 100 का 25%, टोटल हो जाएगा 125। ठीक है, इसके बाद ये दुकानदार अपने ग्राहक को 12% का डिस्काउंट भी देता है। तो मार्क प्राइस पर 12% का डिस्काउंट देंगे तो सामान कितना में बिकेगा, तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125 माइनस 125 का 12% हो जाएगा कितना, 15। तो 125 में 15 माइनस करेंगे तो 110 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि 100 का सामान 110 में ये दुकानदार बेच रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इस समीकरण के मूल निकालना। ठीक है, तो x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, बीच वाला पद को तोड़ेंगे। तो -3 और -4 होगा। जोड़ने के बाद -7 हो रहा है, गुना करने के बाद प्लस का 12 हो रहा है। तो ये आंसर नहीं होता है। इसका हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, और माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। 3 और 4 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इस श्रेणी के माध्यिका निकालना। सिंपल सा सवाल है, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, 1 2 4 5 के बाद 8। टोटल 5 नंबर है यहाँ पर, तो ओड है। बीच वाला पद जो होगा वो क्या होगा, माध्यिका होगा। 4 ही इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6%, फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के पश्चात उसकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सक्सेसिव से बढ़ रहा है, तो इसका जो है दोनों परसेंटेज पर आप सक्सेसिव फार्मूला लगा दीजिए। कितना होगा, 6 + 10 + 6 × 10/100, इतना परसेंट इसका टोटल वृद्धि होगा। तो 10 से कटा दीजिए 10 बार में, तो डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 आएगा, इधर 16, या कुल मिला के 16.6। ऑप्शन नंबर 2 में है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसको सरल करना है, तो यहाँ पर है कॉस इनवर्स। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर कॉस इनवर्स है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, कॉस में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, ये होता है आपको कॉस 45 डिग्री का। ठीक है, प्लस उसके बाद सेक इनवर्स है, लिख देंगे यहाँ पर। अब देखेंगे कि सेक में -√2 किसका वैल्यू है। तो अगर आप माइनस छोड़ के √2 देखेंगे तो ये है सेक 45 का। ठीक है, माइनस लगने की वजह से इसका क्वाड्रेंट चेंज हो गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक बना लें, तो कॉस और सेक पहला और चौथा दोनों में पॉजिटिव होता है, बाकी में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक को सेक ही रखना है, तो हम लोग को इसको दूसरा क्वाड्रेंट में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होगा, 180 माइनस का 45। ठीक है, तो 180 माइनस 45 कितना होगा, 135। यानी कहने का मतलब है ये जो वैल्यू है -√2, ये सेक 135 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स है, कॉस तो कट ही जाएगा, बचेगा 45 डिग्री हमारे पास, और इधर से बच जाएगा 135 डिग्री। कुल मिला के 135 और 45 180 डिग्री। और आंसर है रेडियन में, तो इसको आप पाई/100 से, पाई/180 से गुना कर दीजिएगा, दोनों कट जाएगा, पाई इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय दे रखा है सेकंड में। तो चाल को हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। इसके लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, यह हो गया मीटर प्रति सेकंड का
चल, अब टोटल समय इसके पास 64, तो 64 से गुना भी कर दीजिए क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर दूरी निकाल रहे हैं। तो 9 से कटाएंगे 2 बार में, 9 से 5 बार में, ठीक है, 2 से 32 बार में। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 32 पंचे 160, 16 पंचे 80, यानी कि टोटल 800 मीटर। आंसर किलोमीटर में है तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0.8 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक बेलन की आधार और ऊंचाई एक शंकु के आधार और ऊंचाई के क्रमशः बराबर है, तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बेलन और शंकु का जब आधार और ऊंचाई दोनों बराबर रहे तो इसका आयतन का जो अनुपात हो जाता है 3:1 हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये 3:1 इसका आंसर लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप फॉर्मूला लिख दीजिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कहने का मतलब है कि बेलन के आयतन का 1/3 आयतन होता है शंकु का, अगर उसका ऊंचाई और आधार दोनों बराबर रहे। तो यहाँ 1/3 है, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए 3 से गुना करेंगे तो 3:1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन ए ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए कर रहे हैं 12 दिन में और बी कर रहे हैं इसको 18 दिन में। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 36 हो जाएगा। 12 या 36, 18 दूना 36। अब यहाँ दोनों एक साथ काम किया है 3 दिन तक, तो 3 दिन में ए और बी के द्वारा कितना काम होगा। ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का 2 है, 3 2 5 यूनिट से यहाँ पर गुना करेंगे। टोटल काम हो जाएगा 3 दिन में 5 या 15 यूनिट, और टोटल वर्क है यहाँ 36। तो शेष कितना काम बचा, इसमें जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 21। ठीक है, इतना काम बचा हुआ है। अब ये तो छोड़ के चला गया, अब काम करेगा कौन, बी। तो बी का कार्य क्षमता कितना है, 2 है, तो 2 से शेष काम को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 10.5, यानी 10.5 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, कि 18 में 9 है, 9 का मल्टीपल ढेर सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पर से बात नहीं बनेगा, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा बेसिक से। तीनों का एलसीएम अगर निकालें तो कितना होगा 18, 15 का 3 तो आ ही गया है, बच गया 5 से गुना कर देंगे, 12 का 6 आ गया, 2 बचा, 2 से गुना कर, 5 दूना 10 गुना 18, 180 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब यहाँ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों वाली कौन सी है, 4 बार 9 लिखेंगे, यानी 9,999। अब ये जो एलसीएम आया है इससे आपको इसके नज़दीक जाना है। अगर इसमें हम 18×95 यानी कि 50 से अगर गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा 9,000। ठीक है, 9,000 होगा, लेकिन यहाँ 9,999 के करीब जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसमें आप 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना 5 कर दीजिए, तो 18×95 900 और आ गया, चला जाएगा ये, तो टोटल चला जाएगा कितना 9,900। अब कितना बचा शेष, अगर हम लोग इसमें देखें तो 99 तो आ गया जो कि 180 का मल्टीपल है। अब इसमें सिर्फ 99 बचा जो कि 180 का मल्टीपल नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर जो होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो होगा क्या 9,900। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रूट है, लिखते हैं यहाँ पर रूट के अंदर 2 है प्लस ये अंदर वाला रूट में आप 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। क्या होता है 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरा हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। दोनों फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पर हम लोग कॉस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दूसरा वाला। ठीक है, देखिए अगर हम लोग -1 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। अगर हम लोग यहाँ सवाल में देखें तो क्या है 1 प्लस कॉस 4 थीटा, तो यहीं पर यही यहाँ सिर्फ हम लोग को क्या करना, थीटा का यहाँ पर से यहाँ पर हाफ कर देना। 2 थीटा है, यहाँ थीटा हो गया, यहाँ 4 है तो वहाँ क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आगे करते हैं, समझ में आएगा। ये 2 है प्लस रूट अंडर, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर। ठीक है, गुना कर देते हैं 2 कॉस स्क्वायर, और ये वाला जो है 4 थीटा का हाफ, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये 2 तो बाहर वाला रहेगा ही, प्लस ये यहाँ से क्या बाहर आएगा, देखिए 2 बार 2 है तो 1 2 बाहर आएगा रूट हटाने के लिए,
यहाँ कॉस स्क्वायर 2 थीटा है तो एक कॉस बाहर आएगा, यानी कि कहने का मतलब है कॉस 2 थीटा बाहर आ गया, वर्गमूल हो गया इसका। अब फिर से यहाँ पर वही प्रोसेस, दो कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब फिर से इसका क्या होता है, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तो गुना में है तो इसका वर्गमूल लेना है, तो दो दो बार है तो एक दो बाहर आएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस बाहर आएगा। ठीक है, तो 2 कॉस थीटा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। एक तो ये हो गया बेसिक तरीका। दूसरा, आप इसको वैल्यू पुट करके कैसे कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन में अगर वैल्यू रखेंगे तो दो ऑप्शन सेम बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। अगर थीटा को हम लोग 0 डिग्री पुट कर दें यहाँ पर, तो कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 कितना होता है, एक होता है, एक गुना दो, दो होगा, और 2 + 2 4। तो ये रूट के अंदर बन गया वैल्यू कितना, ये वैल्यू बन गया 4। तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा बाहर, 2, तो रूट के अंदर बनेगा 2, और यहाँ से 2 जो बाहर आया वो देंगे तो 2 2 4, फिर इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है थीटा बराबर 0 रखने पर 2 दे रहा है। अगर इसमें 0 रखेंगे तो 0 होगा, कॉस 0 एक होता है, 2 कॉस थीटा, यानी कि कॉस 0 तो एक हुआ, एक गुना दो, 2, ये वैल्यू दे रहा है। यहाँ पर अगर रखेंगे थीटा 0 तो यहाँ पर भी एक दे रहा है। कहने का मतलब वैल्यू पुट से भी इसका आंसर निकाला जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 550 रुपया प्रत्येक के मूल्य पर थोक में कैलकुलेटर खरीदता है, उन्हें 580 प्रत्येक के मूल्य पर बेचता है, लगभग प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से रेशियो ले लीजिए, 0 0 काट देंगे, 55 का सामान 58 में बिक रहा है, तो 3 का प्रॉफिट है किसके ऊपर, 55 के ऊपर। परसेंटेज निकालना तो आप 100 से यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है, इतना परसेंट आंसर होगा। 5 से कटाएंगे 11, 5 से 20, तो 20 या 60, 60 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 5.4 के करीब जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं, तो विद्यालय में उस हिस्से को दशमलव रूप में व्यक्त करें जिसमें लड़कों की संख्या निहित है। देखिए 100 विद्यार्थी में 58 लड़के, इसका मतलब इसका 58% हुआ। 58% को फ्रैक्शन में लिखें तो 0.58 लिखना पड़ेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में। एक साथ कार्य करते हुए वे दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सा है, दो व्यक्ति है तो गुना करेंगे, 15 गुना 20, आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, और नीचे यहाँ पर दोनों जोड़ के देंगे 35। 5 से कटाएंगे 7 बार में, 5 से 4 बार में, अब नहीं कटेगा। 60/7 डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, 40 बचा, 7 5 35, यानी 8.5 के करीब, ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसको सरल करना, 5 से 105 को डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, 21 गुना 3 करेंगे तो 63 होगा, 63 + 39 करेंगे तो कितना होगा, ये 102। 102 में 46 माइनस कर दीजिए तो 56 बचेगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, ठीक है, एक्स का। तो आप वैल्यू से ऑप्शन से वैल्यू रख दीजिए, आराम से निकल जाएगा। अगर एक्स का मान 25 लेंगे तो 144 + 25 169/144 होगा, इसका वर्गमूल 13/12 होगा। दूसरा तरीका है, बेसिक से दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 + x/144 बनेगा, और इस तरफ बनेगा 169/144। एक को इस तरफ भेज देंगे हम लोग तो यहाँ बच जाएगा x/144, और बराबर हो जाएगा 169/144 माइनस का 1। इसको जब माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा, 169 माइनस 144 कर दिए, 25/144 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ 144, यहाँ दोनों कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 25, तो 25 ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 96 है, एचसीएफ 8 है, दोनों संख्याओं में से एक 32 है, तो दूसरी संख्या याद कीजिए। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल में एक नंबर जो दिया है उससे डिवाइड कर देंगे, तो 32 से काट दीजिए इसको, 96 को 3 बार में, 3 गुना 8 24, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। अब ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए दो लोग हैं ए और बी, इसका रेशियो दे रखा है 4:5। आप वैसे देखिए 10% का वृद्धि है तो आप 1.1 से गुना कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको 0 बैठा दीजिए, 40/50 हो जाएगा। ए में 10% बढ़ रहा है तो 40 का 10% यानी 4 का वृद्धि है। बी में 20% बढ़ रहा है तो 50 का 20% 10 का वृद्धि है। जोड़ लीजिए 44, इधर जोड़ लीजिए 60, हटा दीजिए 4 से 11, 4 से 15, तो 11:15 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो ए डी का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ए अनुपात बी है कितना, 3:4, तो A/B लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए डी और बी है तो हम लोग बी पहले लिख लेते हैं, यानी बी अनुपात डी लिख लेते हैं इसको।
अगर यहाँ पर इसको करेंगे तो बी भी कट जाएगा, ए और डी का अनुपात निकल जाएगा आराम से। वही वैल्यू रख दीजिए, ए बी का 3 4 है गुना बी डी रखना, ठीक है। ये जो 4 3 है ये डी भी है, इसका उल्टा कर देना है, यानी ये हो जाएगा 3/4। पहले 4/3 था, अब 3/4 हो गया। तो बी तो कट ही जाएगा, बचेगा ए और डी। इधर हो जाएगा 3 3 9 और नीचे 16। तो 9 और 16 ए डी का अनुपात है। आगे बढ़ते हैं। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। देखिए 1 से 100 तक देखना है, 1 से 100 तक। अब इसमें हम लोग पहले वो निकालेंगे जो 3 का मल्टीपल है। तो निकाल लीजिए, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे 100 नंबर है इसमें, तो 100 से अब 3 को डिवाइड कर, 3 से 100 को डिवाइड करिए, कितना आएगा। आपको पूर्णांक लेना है, डेसिमल वाला छोड़ देना। तो 33 या 99 यानी कि 33 आ रहा है, जो 3 का मल्टीपल है। 33 नंबर ऐसे हैं। फिर 100 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 25 नंबर ऐसे हैं जो 4 का मल्टीपल है, ठीक है। ये तो हो गया कि 3 और 4 का मल्टीपल। लेकिन आपको देखना ये भी है कि बीच बीच में ऐसा भी नंबर आएगा जो 3 और 4 दोनों से कट रहा है और वो दोनों में काउंट हुआ होगा। जैसे वो कौन सा नंबर होगा, वो होगा दोनों का एलसीएम का मल्टीपल, यानी 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। तो 12 का मल्टीपल हम लोग को यहाँ से हटाना है। तो 12 का मल्टीपल देखिए 12 24 इस तरह से आएगा। ये 12 जो है 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, इसका मतलब 12 दोनों में काउंट हुआ है। उसी तरह 24 भी दोनों में काउंट हुआ है, दो दो बार काउंट हो गया है। तो एक बार यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम लोग को देखना होगा कि 100 तक में 12 का मल्टीपल कितने नंबर हैं। तो उसके लिए आपको 100 को 12 से डिवाइड करना होगा। तो 12 8 96, 8 नंबर ऐसे हैं जो 12 के मल्टीपल हैं। अब इन दोनों को जोड़िए, 33 और 25, ये हो जाएगा 58, ठीक है। अब इसमें ये जो कॉमन है, जो हम लोग यहाँ पर निकाले थे 12 का मल्टीपल, वो माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें 8 माइनस कर दीजिए तो बचेगा कितना 50, यानी 50 नंबर ऐसे हैं जो 3 या 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात ये है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात याद कीजिए। तो क्षेत्रफल का अनुपात सिंपल सा है, इसके स्क्वायर में होगा, यानी कि 4:9। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 20 है, उनका गुणनफल 96 है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दो नंबर ए और बी है, दोनों का योग कितना है 20 है, यानी ए प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। और दोनों का गुणनफल 96, यानी कि ए गुना बी कितना है 96। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर गैस करिए। जैसे देखिए 12 8 96, 12 8 20, यानी कि ये हो गया 12 और 8। 12 8 को गुना करेंगे तो 96 हो रहा, 12 प्लस 8 20 हो रहा है, यानी कि आंसर जो होगा एक नंबर 12, दूसरा 8 होगा। दोनों का अंतर ही पूछ रहा, तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है 4। 4 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। फॉर्मूला से कैसे करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद ए माइनस बी निकलेगा, फिर ए और बी का मान निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैडी 75 पृष्ठों वाले एक अध्याय का 3/5 भाग पढ़ता है, उसे पूरा अध्याय पढ़ने के लिए और कितने पृष्ठ पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए एक भाग में 3/5 भाग इन्होंने पढ़ लिया, तो बचा कितना, बच गया यहाँ पर 2/5, ठीक है। ऐसे निकले ये 1 माइनस 3/5 करके, ठीक है। तो 2/5 बचा है, पृष्ठ टोटल कितने हैं 75, तो 75 का 2/5 निकाल दीजिए। 5 से कटाएंगे 15 बार में, 15 दूना 30 पे जब भी शेष है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दोनों निर्देशांक एक वर्ग के दो क्रमागत शीर्ष हैं तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए एक भुजा की लंबाई निकलेगा तो प्रत्येक का निकल जाएगा, तो इन दोनों का जो है दूरी निकालना होगा डिस्टेंस फार्मूला से। तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला नहीं लगा के का जो हो जाएगा, इन दोनों का अंतर लीजिए, एक्स वाला का 5 और 2, अंतर आ रहा है 3 का, 3 का स्क्वायर 9। उसी तरह से यहाँ भी अंतर लीजिए, ठीक है। तो 2 और -2 का अंतर कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो वर्ग का जो प्रत्येक भुजा होगा वो कितना का होगा 5 इकाई का, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों का साइन सेम है, प्लस है दोनों में, तो अंतर ही ले लेंगे, 5 -2 कर देंगे तो 3 आ गया। लेकिन यहाँ एक का माइनस एक का प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो अंतर आएगा, ठीक है, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। आगे बढ़ते हैं। 25,000 की राशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं। जैसे हम 3 साल का रेशियो क्या होता है 3:3:1। अब यहाँ पर 25,000 का 12% निकालिए, तो 25,000 का 12% हो जाएगा कितना 2500 और 500, 3,000। तो पहला रेशियो के सामने 3,000 देंगे। अब अगला रेशियो में ये 3,000 का 12%, तो ये 12 तिया 36, यानी 360 रुपये आएगा। और अगला रेशियो में 360 का 12%, तो ये कितना आएगा 12 तिया 36
और 12 छः के 72 यानी 36 7 43.2। ठीक है। अब ऊपर वाला और नीचे वाला गुना करके जोड़ देंगे। तो 3 × 9 = 9,000 यहाँ पर हो गया। 36 × 160 यानी 1,080 यहाँ पर हो गया। और 43 रुपया 20 पैसा यहाँ पर हो गया। सबको जोड़िए। 9 × 1 = 10,000, 10,100 और इधर कितना बच गया 23.2 यानी कि 10,123.2 रुपया इसका ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि बिंदु ये है और वृत्त का समीकरण ये दे रखा है तो स्पर्श रेखा की लंबाई है √37, तो के का मान निकालना है। ठीक है। देखिए स्पर्श रेखा का जब लंबाई निकालना हो हम लोग को, अगर वृत्त का समीकरण दिया रहे तो जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है उसी बिंदु को इसमें रखेंगे वैल्यू और उसका वर्गमूल लेंगे। अगर यहाँ से हम लोग निकालें तो कितना आएगा, रूट के अंदर हो जाएगा। एक्स का ये है, वाई का है, तो यहाँ पर एक्स जाएगा तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। प्लस वाई का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। माइनस 5x है तो 5×2 = 10 हो जाएगा। प्लस का 4×5 = 20 हो जाएगा। और प्लस का k हो जाएगा। ठीक है। ये जो हम लोग निकाले हैं यही है ये टेंजेंट की लंबाई। लेकिन यहाँ लंबाई दे रखा है इन्होंने कितना, √37। इसको बराबर कर देंगे, यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट तो समाप्त ही हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, 20, 25, 45, 4 49, 49 - 10 39, 40 प्लस के और इधर हो जाएगा 37। तो के का वैल्यू कितना आएगा, 37 में 39 माइनस होगा तो -2। तो के का वैल्यू आ गया -2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 और सारवंता 4 है। यानी पहला पद 5 है और कॉमन डिफरेंस 4 है, तो अगला पद क्या होगा, 5 4 9, 9 4 13, इसी तरह से ये जाते रहेगा। निकालना है 9वां पद। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 9वां निकालना है तो a + n - 1 × d। a है 5, प्लस करेंगे n-1 यानी कि 9वां पद है n, तो n-1 करिए तो 9 - 1 8 हो जाएगा, गुना d कितना है 4 का, तो 4 से गुना करें। 8 चौके 32, 5 37। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं ये दोनों दिया है, इसको मिलाने वाली रेखा के लंबवत और बिंदु 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए इस रेखा का समीकरण जो भी होगा उस समीकरण को ये दोनों बिंदु जरूर सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वह रेखा इसी बिंदु से गुजर रही है। तो हम लोग इसको x इसको y रखेंगे वैल्यू में। ऑप्शन नंबर 1 में अगर रखें तो x का 2, y का 3, ठीक है, प्लस है माइनस का 5। तो 5 - 5 0 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। बाकी कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा आप बेसिक से बना सकते हैं। मान लीजिए कि एक लाइन है, इसका निर्देशांक क्या है, -5 है और 6 है, और दूसरा है -6 और 5। और इसी पर एक वर्टिकल लाइन इस तरह से लंबवत खींचा जा रहा है, इस बिंदु से इस बिंदु से 2 3 से। तो इस रेखा का समीकरण पूछ रहा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पर y - y1 बराबर m इंटू x - x1। इसमें y1 और x1 क्या है, ये है x1 और ये है y1। और y और x क्या है ये समीकरण में आएगा, इसको कुछ नहीं करना है। m क्या है, m है स्लोप, इस रेखा का स्लोप। तो इस रेखा का स्लोप कैसे निकलेगा, जबकि ये बिंदु नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेखा पर एक वर्टिकल लाइन खींचा जाए लंबवत, तो दोनों का स्लोप का गुणनफल क्या होता है, -1 होता है। ठीक है। तो यहाँ से इसका स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, स्लोप बराबर हो जाता है y1 y2 - y1 x2 - x1। ठीक है। अगर स्लोप हम लोग यहाँ पर निकालें इसका तो y2 कितना है 5 है, y1 कितना है 6 है, यानी कि 5 - 6 होगा, नीचे हो जाएगा -6 और -5 करेंगे तो ये +5 होगा। कुल मिला के ये आ गया आपको +1। ठीक है। तो आप 1 इसको लिख सकते हैं। इसका स्लोप आ गया m। अब यहाँ पर ये जो लिखे हैं m1 और m2 का गुणनफल -1, तो यहाँ से दोनों को अगर में से एक का स्लोप तो आ गया 1, तो दूसरा का क्या होगा, यानी m2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। अगर ये वैल्यू इसमें रखेंगे m1 का तो m2 आ जाएगा -1। अब यहाँ पर स्लोप रख देंगे -1, तो y - y1 कितना है, y1 यहाँ देखिए 3 है, 3 देंगे बराबर m -1 आया है। ठीक है। x - x1 कितना है, यहाँ पर देखिए 2 है, 2 देंगे। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो -x हो रहा है, यहाँ गुना करके इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी x + y लिख सकते हैं इसको। यहाँ गुना करेंगे तो -1 - 2, ये गुना करने के बाद ये प्लस का 2 हो रहा है,
+2 इस तरफ आएगा तो -2 होगा, और -3 पहले से, तो कुल मिलाकर -5 होगा, इधर 0। तो यही इक्वेशन आया है, जो कि आंसर में भी है ऑप्शन नंबर 1 में। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है वर्ष 2013 से 18 तक इस्तांबुल की जनसंख्या में हुई अनुमानित प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो 2013 से 18, यानी 13 में कितना है, यह है 1.3, और 18 में कितना हो गया है 2.8, यानी कितना का वृद्धि है यहाँ पर, यहाँ वृद्धि है 1.5 का, इसके ऊपर 1.3 के ऊपर। परसेंटेज निकालना, आप 100% से यहाँ पर गुना कर दीजिए, पॉइंट तो हट ही जाएगा। तो 1500 गुना 13, अब 13 से कटाइए इसको, 13 एक का 13 जाएगा, पॉइंट आएगा 20 हुआ, 13 एक का 13, 13 पचे 65, यानी 1.15 को 100 से गुना करेंगे तो 115% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं। इसमें यदि एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रिक केतलियों के निर्माण के लिए कंपनी को प्रत्यक्ष सामग्री लागत के लिए 56,000 का भुगतान करना पड़ता है, तो विनिर्माण ऊपरी व्यय लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऊपरी व्यय कहाँ, यहाँ पर है 23%, और दिया है प्रत्यक्ष का, तो प्रत्यक्ष कितना है यहाँ पर, ये नहीं है, यहाँ प्रत्यक्ष सामग्री 28%। ठीक है, 28% का वैल्यू दे रखा है 56,000। ठीक है, 56 के लिख देते हैं। निकालना है किसका, 23 का, तो सीधा सीधा 2 गुना है तो यहाँ पर 46 के हो जाएगा, यानी 46,000 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015 में मक्के के उत्पादन में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। तो देखेंगे हम लोग, 15 में कितना है 45, और इसके पिछले वर्ष है 41, यानी 41 से 45 हुआ है, 4 का वृद्धि है 41 के ऊपर। ये कितना परसेंट है, 41। इसको 100% से गुना कर दीजिए, तो कटाते हैं क्योंकि आंसर नज़दीक नज़दीक है, तो 400 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 41, 41 से कट जाएगा 9 बार में, तो पॉइंट आएगा, ये कितना हो गया 369 बचा 31। ठीक है, जीरो आएगा, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 8 बार में नहीं जाएगा, 7 बार में जाएगा, यानी 9.7 के करीब इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 9.7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष के दौरान कंपनी एक्स और कंपनी वाई द्वारा निर्मित घड़ियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर अधिकतम था। देख लेंगे हम लोग। पहला वर्ष अगर देखें 2014 में, तो 120 105 अंतर 15 का है। दूसरा 15 23 का अंतर है। तीसरा वर्ष यहाँ 30 का अंतर है, यहाँ पर 20 15 35 का अंतर है, यहाँ पर 17 का अंतर है, यहाँ पर 20 का अंतर है, ये 10 का अंतर है। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ है 35, किस वर्ष का है 2017 का, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।